प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का सेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 12 की फिजिक्स के ऑप्टिक्स सेक्शन का है। ये ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस हम आपको आज कराने वाले हैं। सो प्लीज मजे से पढ़िएगा। और आज के सेशन में हम रे ऑप्टिक्स की बात करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स का आज हम कवर करेंगे बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। सो प्लीज अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के। दोनों मीडियम में क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप मजे से इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना जब अच्छा लगे तब। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल कि वस्तु से छोटा, ओहो एक सेकेंड, हाँ पेन सेलेक्ट कर लेना है। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है? यानी कि कौन सा दर्पण होता है जो वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? आपको तो पता है कि अगर हम दर्पण की बात यहाँ पे हो रही है, तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, परंतु अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो वो आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा, इरेक्ट। ठीक है, यानी कि उत्तल उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन सी कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है? हवा का बुलबुला पानी के अंदर, हवा का बुलबुला पानी के अंदर, एयर बबल जब पानी के अंदर जाता है तो क्यों चमकता हुआ नजर आता है? इसका पूरा का पूरा कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है कि हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, क्योंकि माध्यम परिवर्तन। ध्यान समझना, ध्यान से समझना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का केस आप समझते हैं, समझते हैं ना? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अंत तक बने रहना साथियों। अगला सवाल है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस टाइप में यहां पर कुछ भी बदला जा सकता है वैल्यू। तो जो पहले दिया है उसको लिख लो। म्यू मतलब अपवर्तनांक होता है, जल का है तो डब्ल्यू लिख दिया 4/3, और ग्लास का है कांच का तो उसको हमने लिख दिया 3/2। जल का कांच के अपेक्षा, जल का कांच की अपेक्षा यानी कि म्यू, ये डब्ल्यू और जी इधर हो जाएगा, तो म्यू डब्ल्यू ऊपर और म्यू जी नीचे। डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 4/3, और नीचे ये हो जाएगा 3/2। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 4/3 इंटू 2/3, 8/9, तो फाइनली 8/9। ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। इस टाइप के सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए तो ऐसे ही सॉल्व कर देना है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखिए, जब वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा। यहां से अगर हम सी बराबर करें तो न्यू लेमडा हो जाएगा। अगर लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो सी का वैल्यू भी बढ़ेगा, सीधा सीधा है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ना मतलब कि चाल, सी स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ता है उस माध्यम में। उस माध्यम में अगर हम बात करें तो वैसे म्यू बराबर क्या होता है? C/में तो जब माध्यम में ये चाल बढ़ रहा है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य आप बढ़ा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, तो ये तो बढ़ रहा है ना, ये तो कांस्टेंट होता है, तो ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? घट जाए, यानी कि घटता है, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना सभी कोई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार का ट्रांसमिशन लाइन भी है एवं वेव गाइड भी है। प्रकाश की तीव्रता में बिना कमी किए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को पूरा पहुंचाने का जो माध्यम है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम लोग पहुंचाते हैं। तो वो चूंकि एक ट्रांसमिशन लाइन हो गया और वेव गाइड दोनों हो जाएगा, बहुत याद रखना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है बच्चों? दूरी का। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। आगे चले, कोई दिक्कत किसी को? बताओ एक बार सभी कोई फटाफट से।
क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। ये क्रोड और क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस्तेमाल होते हैं और इनमें अपवर्तनांक का कंपैरिजन किया है कि किसका किससे ज्यादा होगा, किससे कम होगा। तो यहाँ पर फाइनली आपको याद रखना है कि क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है वो क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है और ये सब पढ़ाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियोस, फुल चैप्टर्स का वीडियोस है, वो देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव अभी करा रहा हूं। उसके बाद देखिए, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? बताइए फटाफट से। अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करता है। तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? वेग और तरंग दैर्ध्य दोनों में चेंज जाएगा। वेग में भी परिवर्तन आएगा, तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह क्या हो जाता है? जब कांच का अवतल लेंस है वो अभी एयर में है, हवा में है, जब वो पानी में जाएगा तो फोकल लेंथ का जो कॉन्सेप्ट चक्कर होता है ना, उसके चक्कर में ये लेस डाइवर्जेंट हो जाएगा, कम अपसारी होता है। क्या होता है? लेस डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन सी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है? अवतल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल नहीं है, अवतल है, इसलिए डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी, कम अपसारी, क्योंकि एयर से कहां डाला गया है? वाटर के अंदर। ठीक है ना? दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है तो उसका समतुल्य लेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा? दो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को मिलाने के बाद जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो उत्तल ही होगा। उत्तल प्लस उत्तल, उत्तलोत्तल, तो वो उत्तल ही बनता है ना, तो वो उत्तल ही बनेगा, यानी कि कॉन्वेक्स ही आएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई का क्या होता है? अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, जो फॉर्मूला एम और एल वाला होता है, एफओ एफई वाला आप जानते हैं, तो आप उसका जब फॉर्मूला देखोगे ना तो सीधा दिशा मिलेगा कि एम तब बढ़ता है, मैग्निफिकेशन पावर तब बढ़ता है जब एल बढ़ता है, यानी कि लंबाई सीधे सीधे बढ़ेगी और एम भी बढ़ेगा, यानी कि लंबाई बढ़ाओगे और आवर्धन क्षमता बढ़ेगा, यानी कि बढ़ने पर क्षमता जो है, आवर्धन क्षमता नली की लंबाई बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है ना? आगे देखिए, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, भाई अभी आपने पढ़ा कि नली की लंबाई बढ़ाओगे ना तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगी, आवर्धन क्षमता भी इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस। क्लियर है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? एक्चुअल में जो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो वास्तविक और उल्टा होता है, परंतु ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो इंफॉर्मेशन होता है उससे हमारा आंख उसको सीधा देख पाता है। लेकिन इमेज कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है बच्चों, तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। अगला सवाल है, किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष जब होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए ही यहां पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को, नियर साइट। अगला देखिए, परावर्तक दूरदर्शक का जो अभिदर्शक होता है उसका अवतल दर्पण, परावर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्यक जो होता है वो एक अवतल दर्पण होता है। तो ये देखो बच्चों, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक के होते हैं, यानी कि लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लॉन्ग अपर्चर। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अभिदृश्यक का बात किया है कि जो अभिदृश्यक होता है
उसकी फोकस दूरी कम होती है या फिर द्वारक छोटा होता है या बड़ा होता है। तो परावर्तक दूरदर्शक जो होता है यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक अवतल दर्पण होता है, परंतु वो दर्पण कैसा होता है, उसका द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी भी ज्यादा होती है। अगला सवाल है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है। खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई एफओ प्लस एफई यानी ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ प्लस में आईपीस का फोकल लेंथ दोनों को ऐड कर देते हैं तो एफओ प्लस एफई ये निकल जाता है लंबाई टोटल। तो 19 का सही जवाब डी हो जाता है। निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। निकट दृष्टि दोष जब होगा किसी को तो वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, वो क्लास 10 से ही आप पढ़ते आए हो इस चीज को, तो बहुत ही मजेदार होता है ये। तो निकट दृष्टि दोष वाली आंख जो होती है वो साफ साफ कहाँ की वस्तु को देख सकती है, निकट की वस्तुओं को आराम से देख सकती है, जो नियर पॉइंट होते हैं उसको देख लेता है। परावर्तक दूरबीन का विदृश्यक एक अवतल दर्पण होता है। परावर्तक दूरबीन जो होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि वो अवतल दर्पण होता है, और वो अवतल दर्पण कैसा होता है, बड़ा द्वारक का और ज्यादा फोकस दूरी वाला होता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, तो वो अवतल दर्पण होता है। आंख की निकट और दूर दोनों वस्तुओं को साफ देखने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। हमारी आंख जो, हमारी नेत्र जो है, वो निकट और दूर की वस्तुओं को पूरी तरीके से देख पाती है समायोजित करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लास्ट इमेज बनता है बच्चों, वो आभासी और उल्टा बनता है, सीधा नहीं, आभासी और उल्टा। ये बड़ा मजेदार है, ध्यान रखना। आभासी के साथ हमेशा सीधा पड़े हो, पर इसमें उल्टा बनता है, ये ध्यान रखना। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव, अगर आप देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए प्रिज्म है, यहां से श्वेत प्रकाश आप गुजारते हैं, 3 4 5 6 7 ऐसे करके होता है ना, ये वर्णपट प्राप्त होता है, तो वायब्ज्योर ऐसे लिखते हैं ना, इसमें ये कलर का नाम, ये आर से रेड हो गया, ये वायोलेट हो गया। सबसे ज्यादा विचलन कौन सा हुआ है, सबसे ज्यादा विचलन वायोलेट का और सबसे कम विचलन रेड का। तो न्यूनतम विचलन की बात किया है तो लाल रंग का विचलन बहुत ही कम है और तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। विचलन सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो वायोलेट का होता है यानी बैगनी का। क्लियर। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो कारण क्या है। इंद्रधनुष का बनना मतलब वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण का विक्षेपण, कलर आपस में बटते हैं। तरंग दैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में भी करे थे। आकाश का नीला प्रतीत होना, ये प्रकाश का स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन बोलते हैं इसको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आकाश नीला दिखता है और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखता है, तो ये प्रकीर्णन हो जाएगा, स्कैटरिंग। पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन होता है, पतले प्रिज्म से उत्पन्न जो विचलन होता है डेल्टा म्यू -1 इंटू ए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्राथमिक इंद्रधनुष में दिखाई देता है भीतर की ओर किस कलर का चाप। अगर हम प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें तो अंदर की ओर कौन सा रंग का चाप दिखता है, बैगनी रंग का। प्राथमिक के लिए बैगनी, और जब भी द्वितीयक की बात करें तो उसमें लाल याद रखना है। जब द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करें बच्चों तो लाल याद रखना है। करेक्ट। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ रे ऑप्टिक्स से किए हैं। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स का भी ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी के आएंगे हम। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। कर भला तो हो भला। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।